स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने इंडियन पॉलिटी का जो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज चल रहा है उसके लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। और यह हमारा संविधान के प्रमुख अनुच्छेद को जो हम डिस्कस कर रहे हैं यह इसका दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले हमने आर्टिकल 1 से 11 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है उसको डिस्कस कर लिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इंडियन पॉलिटी का प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे बना हुआ है जहाँ पे इंडियन पॉलिटी का हमने बहुत सारे लेक्चर को डिस्कस किया है, तो आप चाहे तो उसको जाकर देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह हमारा संविधान के प्रमुख अनुच्छेद का वीडियो लेक्चर है और यह लेक्चर नंबर 2 है और ओवरऑल लेक्चर नंबर 10 है। इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज हम लोग देखेंगे भाग 3 अर्थात मूल अधिकार से संबंधित इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य जो है ये मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। वहीं से पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 को जो है संविधान के पूछा जा सकता है कि किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसे भारत के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 12 में क्या है। तो आर्टिकल 12 में बताया जा रहा है कि राज्य की परिभाषा का वर्णन है, अर्थात इसमें बताया गया है कि कौन कौन से है जो राज्य के अंतर्गत आएंगे या कौन राज्य के अंतर्गत नहीं आएंगे। जैसे आप देख सकते बहुत सारे NGO का नाम आपने सुना होगा, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, PSU का नाम आपने सुना होगा। ये सभी जो है आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत या राज्य के परिभाषा के रूप में राज्य के रूप में शामिल है। वहीं नगर पालिका, नगर निगम, विधानमंडल, संसद, ये सभी जो होते हैं वो राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। दोस्तों अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं संविधान का प्रमुख अनुच्छेद, जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे तो इस आर्टिकल के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ से आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना कि यहाँ पर सिर्फ आर्टिकल बोल दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हम इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ आर्टिकल्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आर्टिकल के साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस बेसिक्स को ही हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जहाँ तक यहाँ रहता सिर्फ हम ये बोल देते कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा है 13 में, लेकिन ऐसा नहीं। हमने ये भी बताया कि राज्य के परिभाषा के अंतर्गत राज्य में कौन शामिल है, नहीं शामिल है। तो जो भी इस वीडियो के लेक्चर के अंतर्गत आ रहा है, हम लोग इस सीरीज को नाम ही दिए द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात जो कैंडिडेट इंडियन पॉलिटी को अगर जानना चाहता है तो सिर्फ हमारे इस वीडियो लेक्चर के साथ कंटिन्यू बना रहा है तो उसका पॉलिटी में जो है बेहतर कॉन्सेप्ट बन जाएगा, इस बात की गारंटी है। चलिए अब देख लेते हैं हमारा आर्टिकल्स 13 में क्या अर्थात अनुच्छेद 13 में क्या है। तो अनुच्छेद 13 में बताया जा रहा है मूल अधिकार से असंगत विधि। अब यहाँ पे समझना होगा असंगत विधि बोलने का क्या तात्पर्य है। असंगत विधि का मतलब ये होता है, जैसे आप देख सकते हैं जब हमारे देश में जब हम गुलाम थे अर्थात जब हम ब्रिटिश का उपनिवेश बने हुए तो उस वक्त जो आप सभी को पता होगा कि जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त हमारे देश में कुछ कानून पहले से चल रहे थे और उसके बाद भी कुछ कानून जब संविधान लागू उसके बाद भी बनाया गया। तो ये बताया जा रहा है कि यदि वे विधि अगर मूल अधिकार से टकराएंगी तो उन विधियों का क्या होगा। उसी के कंटेक्स्ट में अनुच्छेद 13 में बताया गया कि संविधान से निर्मित पूर्व विधि का क्या होगा अगर मौलिक अधिकार से टकराता है, या फिर संविधान लागू होने के बाद अगर कोई विधि आता है तो उस चीज़ में क्या होगा। तो इसी के कंटेक्स्ट में आपसे एग्जाम से पूछा जाएगा कि विधि शब्द का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो 13 में हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स 14 से 18 सभी को पता होगा समता का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 14 के अंतर्गत जब पूछा जाएगा, जब किसी से पूछा जाता है कि आर्टिकल्स 14 में क्या है तो डायरेक्टली हम लोग बोल देते हैं समता का अधिकार, लेकिन ये गलत है क्योंकि समता का अधिकार 14 से 18 के मध्य दिया गया और आर्टिकल 14 में जो दिया गया इसमें दो चीज़ें लिखी गई, एक है विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधि के समान संरक्षण। इस पॉइंट को आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे दो चीज़ें आपको 14 में दिया गया, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। जो विधि के समक्ष समता है इसे ही रूल ऑफ लॉ के नाम से जाना जाता है और इसे हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, और वहीं विधि के समान संरक्षण है ये इसे हमने USA से लिया है। इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी जो संविधान के स्रोत है उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 15 में बताया जा रहा है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया जा रहा है, यानी इन आधार पर किसी व्यक्ति के साथ जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
हम लोग इसके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 16 में बताया जा रहा है, आप सभी को पता होगा कि लोक नियोजन में, अर्थात लोक नियोजन यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जा रहा है कि सरकारी नौकरी में अवसर की समानता की बात की है। लेकिन कैसे, तो बताया जा रहा है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर किसी व्यक्ति को रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। आप सभी को पता होगा, अभी जो कोविड के बाद आप सभी को पता होगा कि हमारे देश के कई राज्यों में जो है, आप सभी को पता होगा कि वहाँ निजीकरण किया जा रहा है, नौकरी में आरक्षण 80%, 90%। तो इन सब के बारे में जब हम इस टॉपिक में आएंगे तो उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 17 अर्थात अनुच्छेद 17 में बताया गया अस्पृश्यता अर्थात जो छुआछूत होता है उसका उन्मूलन आर्टिकल 17 के अंतर्गत किया गया है। वहीं नेक्स्ट बात किया जाए, आर्टिकल 18 में क्या किया गया, तो अनुच्छेद 18 में बताया गया उपाधियों का उन्मूलन किया गया। उपाधि मतलब जो अपने नाम के आगे जो लगाया जाता है उसके कंटेक्स्ट में बताया जा रहा है। और संविधान बोलता है कि हम जो उपाधि देंगे वो केवल जो है विद्या संबंधी देंगे, और जो है सेना में जो आपको दिया जाता है, जैसे आप सभी को पता कर्नल दिया जाता है, विंग कमांडर दिया जाता है, ये सारी उपाधि हम देंगे। इसके अलावा और विद्या संबंधी जो भी उपाधि, जैसे कोई डॉक्टरेट लगा लेते उपाधि, इंजीनियर लगा, ये सब उपाधि देंगे। इसके अलावा हम कोई भी उपाधि आपको नहीं देंगे, ये हमारा संविधान बताता है। वहीं ये हमने 14 से 18 समता के अधिकार के कंटेक्स्ट में देखा। अब हमारा जो है आर्टिकल 19 है, इसमें बताया जाता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 अधिकार दिए गए हैं। अगर हम उसको डिस्कस यहाँ पे करते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जब हम फंडामेंटल राइट्स को टॉपिक को देखेंगे तो इसके कंटेक्स्ट में हम लोग अलग से ही डिस्कस करेंगे। वहीं नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 20, इसमें बताया गया अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इस चीज़ को भी हम नेक्स्ट जब टॉपिक डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 को बोला जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसे जीवन के अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के अंतर्गत जो है हमारा निजता का अधिकार, सभी अधिकार जो है बहुत ज़्यादा इसमें शामिल है। और अगर किसी भी आर्टिकल्स में जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा तो ये है आर्टिकल 21 में, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत अपने आप में बहुत सारा अधिकार है, जैसे सोने का अधिकार है, निजता का अधिकार है, स्वच्छ वायु का अधिकार है, ये सारा चीज़ आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही शामिल है। और इसमें बताया जा रहा है, आर्टिकल 21 में बताया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित। आपसे एक एग्जाम था, उसमें पूछा गया था कि किस आर्टिकल में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, तो ये है आपका आर्टिकल 21 में। और हमने ये भी डिस्कस किया था क्या, जो संविधान के लिए प्रमुख संघ की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने किस देश से लिया, क्या आपको पता है? आप चाहे तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब है आर्टिकल 21 में एक जो है 86 संविधान संशोधन 2002 में किया गया, और इसके तहत जो जोड़ा गया था आर्टिकल 21 का जोड़ा गया। और इसमें बताया गया कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। तो 21 का याद रखिएगा, ये शिक्षा से संबंधित है। वहीं आर्टिकल 22 के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो आर्टिकल 22 में बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति के गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण की बातें की गई हैं। वहीं आर्टिकल 23 की बात किया जाए तो इसमें बलात्कार, मानव दुर्व्यापार, बेगारी, इन सब पे प्रतिबंध लगाया गया है। और इसी के कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं कि वेश्यावृत्ति होता है, देवदासी प्रथा होता है, दास प्रथा होता है, महिला पुरुष या बच्चों की जो खरीद बिक्री होती है, इन सब पे जो रोक लगाया गया है वो आर्टिकल 23 के अंतर्गत ही लगाया गया है। वहीं आर्टिकल 24 की बात किया जाए तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई कारखाना है, खान है, या फिर कोई ऐसा परिसंकटमय गतिविधि जहाँ पे बच्चों का काम करने से उनकी जान को खतरा है, इन सब पे जो है 14 वर्ष से कम बच्चों को जो है रोजगार यानी काम देने पे प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट 25 नंबर हम देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने, यानी कि बताया जा रहा है आपको जिस धर्म को मानना है उस धर्म को शुद्ध अंतःकरण यानी अंतरात्मा से मानिए, उसका आबाद कीजिए, उसका आचरण कीजिए, प्रसार करने की बात किया जाता है। इसी के अंतर्गत बताया जैसे जैसे आप देखते हैं कि सिख धर्म के लोग जो होते हैं वो कृपान या फिर जो रखते हैं, ये इसी के अंतर्गत उन्हें स्वतंत्रता दी गई है। इसके बारे में भी हम लोग जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वहीं नेक्स्ट है आर्टिकल 26, इसमें बताया गया कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि आप जिस धर्म को मान रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रबंधन आप कर सकते हैं, ये आपको
फंडामेंटल अर्थात संविधान आपको ये देता है। नेक्स्ट 27 नंबर हमारा आर्टिकल है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया जा रहा है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के विषय में स्वतंत्रता, यानी बताया जा रहा है कि आप सभी को पता होगा राज्य में टैक्स वसूला जाता है, यानी कि राज्य सरकार जो है जो टैक्स वसूला जाता है उस टैक्स का उपयोग जो है किसी भी धर्म के रख रखाव या अभिवृद्धि के लिए नहीं किया जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये 27 में बताया गया। वहीं बात किया जाए कि 28 में बताया गया है, हमारा अनुच्छेद 28 में यह बताया गया कि कुछ शिक्षण संस्थान है वहाँ पे धार्मिक शिक्षाएं दे में उपस्थित होने का अधिकार। आप सभी को पता होगा कि हमारे संविधान में यह बोला गया कि जो राज्य के स्वामित्व के संचालित जो स्कूल कॉलेज है तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाती, लेकिन जो कुछ ऐसे हैं वहाँ पे आपको धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं। इसके बारे में 28 में वर्णन किया गया। वहीं 29-30 जो है अल्पसंख्यक से संबंधित है और 29 में ये बताया जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उन्हें अपने हितों को संरक्षण करना है, क्योंकि उनकी आबादी जो होती है बहुत कम होती है, तो वो अपने हित के संरक्षण के लिए जो वो बोली बोलते हैं या फिर वो भाषा बोलते हैं उन सबको सुरक्षित करने का उनको अधिकार होता है 29 के तहत। वहीं बात किया जाए आर्टिकल 30 की बात किया जाए अनुच्छेद 30 का, तो 30 में बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को जो है अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का हक होगा। जैसे आप सभी को पता होगा अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत मदरसा का गठन किया गया। ये सारी चीज़ें जो है आर्टिकल 30 के अंतर्गत ही बताया गया है। वहीं आर्टिकल 31 की बात किया जो कि संपत्ति का अधिकार है, जो कि वर्तमान में एक वैधानिक अर्थात लीगल राइट्स है, ये आर्टिकल 31 में ही है। आप सभी को पता होगा कि हमारे संविधान के द्वारा जो है कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे और वर्तमान में 6 है। और अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसे डिलीट कर दिया गया था, तो उसे हटा दिया गया है। और उसे कब हटाया गया, तो ये 1978 में हटाया गया। कब, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ डाल दिया गया, तो भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत डाल दिया गया है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार कैसा है, तो ये वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता, जिसे आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके द्वारा जो है आर्टिकल 32 अर्थात अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया। उपचार कहने का मतलब क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका उपचार कैसे किया जाए, तो वही बताया जा रहा है कि आपको जो फंडामेंटल राइट्स में जितने भी अधिकार दिए गए हैं, अगर वो बीमार हो जाते हैं यानी कि वो आपको लागू नहीं हो रहा है, यानी कि आपको मिल नहीं रहा, तो इसको लागू करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, न्यायपालिका में जा सकते हैं, अर्थात न्यायालय में जा सकते हैं। और न्यायालय में कैसे जाइएगा, तो इसके लिए 2 आर्टिकल्स आपको दिया गया। 32 बोलता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, और आर्टिकल 226 जो है ये हाई कोर्ट चले जाइए। तो इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, यानी कि जो भी आर्टिकल्स है उसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। कि जैसे 32, तो आर्टिकल 32 बोलता है कि 32 नंबर के आप गाड़ी पकड़ के कहाँ जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और वहाँ पे आपको 5 प्रकार के रिट जारी किए जाएंगे अगर आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। वहीं जो ट्रिक्स आप याद रख लेते हैं कि 226 अर्थात 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, और उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था उसके लिए आपको हाई कोर्ट जो है 5 रिट जारी करता है। ये 5 रिट कौन कौन से है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परम आदेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, और है 5वां जो है अधिकार परीक्षा। तो ये 5 रिट जो है ये पूछा जा सकता है कि 5 रिट किस आर्टिकल के तहत जारी किया जाता है, तो आर्टिकल 32 के तहत भी जारी किया जाता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है, और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ये पॉइंट को याद रखिएगा। वहीं 33 से समझ लीजिएगा कि आर्टिकल 33 में यह बताया गया है कि जो सेना में, सशस्त्र बल में, अर्धसैनिक बल में, या पुलिस या खुफिया एजेंसी जैसे रॉ हो गया, आईबी हो गया, इन जगहों पे जो व्यक्ति कार्य करते हैं तो उनका क्या होता है, उनका मौलिक अधिकार का अपने स्वतः निलंबन रहता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि बताया जा रहा है कि ये कौन करता है उनके मौलिक अधिकार पे, तो संसद, केवल और केवल संसद करता है। जो सीमा में, सशस्त्र बल में, अर्धसैनिक बल में है, खुफिया एजेंसी, इन सब जगहों पे जो कार्य कर रहे हैं तो संसद जो है उन पे मौलिक अधिकार पे युक्त यानी जहाँ तक उचित हो सके उस पर प्रतिबंध लगाता है। वहीं आर्टिकल 34 की बात किया जाए तो ये मार्शल लॉ लगाने का प्रावधान है। तो पूछा जा सकता है कि मार्शल लॉ का संबंध कब से है, तो आर्टिकल 34 से है। और बताया जा रहा है कि जब मार्शल लॉ लागू होता है तो मौलिक अधिकार भी प्रतिबंध हो जाता है। और आर्टिकल 35 में बताया गया है मौलिक अधिकार को लागू करने संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। तो यानी कि जो बताया जा रहा है कि अगर मौलिक अधिकार में कोई भी अगर कानून बनाया जाए, उसमें कमी करना है या डेवलपमेंट करना है, बेहतर करना है, ये सब किसके पास अधिकार है, तो केवल और केवल संसद ही आर्टिकल 35 के अंतर्गत
ये वर्णन किया गया। तो दोस्तों, प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम के तहत आज हमने जो संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। ये सभी आगामी जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, रेलवे, SSC, UPSC, BPSC, बिहार SSC, बिहार CGL, बिहार दरोगा, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक्स करिए, और यदि आपको इसका PDF चाहिए या किसी भी वीडियो का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इंडियन पॉलिटी के काफ़ी लेक्चर चल रहे हैं हमारे चैनल पे, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।